जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज से हम कक्षा 9th का गणित स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी नवीन मूल्यांकन पद्धति के आधार पर। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल ने जो नवीन मूल्यांकन पद्धति और जो आपका पाठ्यक्रम डिसाइड किया है महीने के अनुसार, सितंबर माह में गणित का अध्याय 1 प्रारंभ करना है। तो दोस्तों हम उसी के अनुसार पढ़ेंगे और मेरे वीडियो भी उसी के अनुसार बने हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एक क्रम में ही मेरे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। क्योंकि गणित का कुछ भाग आज पढ़ेंगे, कुछ भाग अगले वीडियो में आएगा, कुछ भाग अगले वीडियो में आएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसी क्रम में वीडियो प्राप्त होते रहेंगे और आप देखते रहेंगे तो आपका अध्याय भी कवर होगा, मूल्यांकन पद्धति के अनुसार प्रश्न भी तैयार होंगे और आपका गणित का हल भी हो जाएगा। सितंबर माह में जो शासकीय विद्यालय हैं उनके लिए प्रथम पाठ से प्रारंभ किया गया है, तो मैं भी आपको प्रथम पाठ से प्रारंभ कर रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा जो पाठ है वो है संख्या पद्धति। तो मैं संख्या पद्धति को समझाता हूँ, आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझिए। तो संख्या पद्धति की जो शुरुआत होती है वो होती है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर से। कई बार इसकी परिभाषा जब पूछी जाती है तो बच्चे उदाहरण देते हैं कि सर 1, 2, 3, 4 को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो उदाहरण से समझ में नहीं आ पाता। तो यहाँ पर अगर आप परिभाषा को समझ लेते हैं तो बाकी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं हैं जो गिनने के काम में आती है, वस्तुओं को गिनने के काम में आती है, उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको काउंटेबल नंबर भी कहा गया। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे कि अगर मैंने कहा कि अच्छा चलो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं गिनो, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्या आप 0 से शुरुआत करेंगे? ऐसा नहीं होगा ना। आप पहले बच्चे को 1 कहेंगे और 1 से जंप कर जाएंगे 2 पर, 2 से जंप कर जाएंगे आप 3 पर। तो 1 से सीधा 2, 2 से सीधा 3, 3 से सीधा 4, इस प्रकार से आपकी प्राकृत संख्याएं चलती हैं। तो अगर आप परिभाषा समझ जाते हैं तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसलिए जब कई बार प्रश्न आता है कि 0 प्राकृत संख्या है या नहीं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको ध्यान है कि नहीं, प्राकृत संख्या तो गिनने के काम में आती है, और गिनना, किसी भी चीज़ को गिनना 0 से शुरू नहीं होता। तो वस्तुओं को जब भी हम गिनते हैं तो हमेशा 1 से प्रारंभ करते हैं। इसलिए सबसे पहला जो संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में वो है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या गिनने के काम में आती है, इसलिए इनका जो उदाहरण शुरू होता है 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से अनंत तक जाती हैं। अब दोस्तों जब प्राकृत संख्या आ गई तब कुछ समस्याएं उनके ऑपरेशंस में आने लगी। कैसे आने लगी कि 2 प्राकृत संख्याओं का जोड़ और गुणा तो प्राकृत संख्या ही आता है। आप कोई सी भी एक प्राकृत संख्या ले लीजिए, उसमें कोई भी एक प्राकृत संख्या को जोड़िए तो एक प्राकृत संख्या ही मिलेगी। आप कोई सी भी एक प्राकृत संख्या ले लीजिए, उसमें प्राकृत संख्या का गुणा कीजिए तो आपको प्राकृत संख्या मिलेगी। लेकिन जब घटाने की बारी आई तब कुछ समस्याएं प्रारंभ हुई। अगर प्राकृत संख्या को जब घटाया जाता है, मान लो 7 में से आपने छोटी संख्या को बड़ा घटाया, बड़ी में से छोटी को घटाया तो आपको प्राकृत मिलेगी। तो जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं तब तक तो एक प्राकृत को बड़ी प्राकृत में से छोटी प्राकृत को घटाते हैं तो फिर प्राकृत संख्या मिलती है। लेकिन जब दोनों प्राकृत संख्याएं बराबर हो, तब हमारे पास कोई अंक नहीं था। तब हमारे पास कोई अंक नहीं था। इसका समाधान करने के लिए फिर इसमें एक नया अंक और जोड़ दिया गया प्राकृत संख्या में, ताकि हमारी ये समस्या का समाधान हो जाए। और जब प्राकृत संख्या में 0 को और शामिल कर दिया गया तो वे हो गई
पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो जब प्राकृत संख्या में शून्य को और मिला दिया जाए तो भी हो जाती हैं पूर्ण संख्या। यहां तक भी ठीक रहा दोस्तों? यहां तक भी आ गए? लेकिन अब आपके मन में प्रश्न उठने लगा कि सर आपने कहा कि बड़ी प्राकृत में से छोटी प्राकृत घटाते हैं तो प्राकृत संख्या मिल जाती है। समान प्राकृत संख्या को जब घटाते हैं तब समस्या थी तो एक 0 ले आए। लेकिन अगर प्राकृत संख्या छोटी हो और फिर उसमें से बड़ी प्राकृत संख्या को घटाया जाए तब ये भी वास्तव में उस वक्त समस्या आना शुरू हुई। तो जो एक नया नंबर सिस्टम जो आया वो ऑपरेशनल मतलब संख्याओं को हल करने में आने वाली समस्याओं के समाधान करने के लिए आते गए। अगर 11 में से 9 घटाते हैं, बड़ी प्राकृत में से छोटी प्राकृत को घटाते हैं तो एक प्राकृत संख्या में मिल जाती है। एक प्राकृत संख्या में से समान प्राकृत घटाते हैं तब समस्या थी तो उसको समाधान हमने कर लिया। लेकिन अब समस्या ये आई कि बड़ी प्राकृत संख्या को घटाया जाता है जब छोटी में से, तब हमें और अंकों की ज़रूरत पड़ी। हमें 0 से 1 और बढ़ने के लिए तो संख्याएं थी, पर उसके ठीक विपरीत दिशा में जाने के लिए संख्याएं नहीं थी। तब उसका समाधान करने के लिए पूर्ण संख्याओं में विपरीत दिशा की ओर अंकों की ज़रूरत पड़ी। उसको हमने समाधान किया इसमें कुछ और ऋणात्मक अंकों को शामिल करके। तो हमने ऋणात्मक अंक शामिल किए। इधर एक दिशा में तो हमारे पास अंक थे जो बड़ी प्राकृत में से छोटी को घटाने पर मिल जाते थे, बराबर को घटाने पर मिल जाते। लेकिन छोटी प्राकृत में से बड़ी को घटाएं तो क्या, उसके लिए फिर कुछ और अंक माइनस में यहाँ पर शामिल किए गए। इधर भी अनंत तक, उधर भी अनंत तक। तो इनको कहा गया पूर्णांक। ये कहलाए पूर्णांक। तो जोड़ घटाव की बहुत सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए दोस्तों यहाँ पर पूर्णांक को शामिल किया गया। तो प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई। अब इस पर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बन जाते हैं कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर पूछते हैं कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है? तो हाँ, सारी संख्याएं पूर्णांक होती है। अब उल्टा भी पूछ लेते हैं, क्या सारी पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होती है। क्या सारी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर होती है और नीचे से ऊपर जाने पर नहीं होती है। ऊपर से नीचे आने पर देखो सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो देखो ऊपर से नीचे आए तो हाँ होती है। पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हाँ होती है। उल्टा कि क्या सारी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होती है। क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं होती है। तो दोस्तों आज हमने संख्या पद्धति में तीनों को पढ़ा है भी, ठीक है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अगले वीडियो में हम इसके अगले 2 महत्वपूर्ण संख्या पद्धति को पढ़ेंगे और वो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपके इस अध्याय का मुख्य भाग वही है। तो दोस्तों मैं 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं बनाता हूँ, 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका समय भी ज़ाया ना हो और आपको समझ में भी आ जाए। आज से हम गणित को प्रारंभ कर रहे हैं। अब मैं प्रतिदिन आपको गणित पर वीडियो डालूंगा, इसलिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको उसी क्रम में वीडियो प्राप्त होंगे, बीच का कोई वीडियो मिसिंग नहीं होगा और आपको सारे वीडियो प्राप्त होंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। इसलिए दोस्तों मेरी चैनल गणित की चौपाल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी इसको वितरित कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। मैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को लेकर के आऊँगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।